हेलो स्टूडेंट्स, तो आज फिर से मैं आपके सामने अपना एक और वादा पूरा करने आया हूँ। मैंने आपको बताया था कि आपकी किसी बुक में कोई भी टॉपिक हो या ना हो, आपके आर.डी. शर्मा पढ़ रहे हैं, एम.एल. अग्रवाल पढ़ रहे हैं या कुछ और पढ़ रहे हैं, अगर कोई टॉपिक नहीं है तो भी मैं वो टॉपिक आपको ज़रूर कराऊंगा। और कहते हैं ना कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो मैं अपना वादा निभा रहा हूँ कि आज मैं टॉपिक आपके लेके आया हूँ स्केड्यूलिंग। स्केड्यूलिंग बोलो, शेड्यूलिंग बोलो, वो आपके ऊपर है कि आप क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते हो। मेरा काम है बस आपको इसका मतलब समझाना। एक्चुअली जो शेड्यूलिंग होता है उसको आप CPU शेड्यूलिंग भी बोल सकते हो। एक तरह से ये हमारा कंप्यूटर्स का टॉपिक है, जिसमें आपको आगे जाके जब आप किसी टेक्निकल फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पर ये सब चीज़ें आपके ज़रूर काम में आएंगी। तो स्केड्यूलिंग एक्चुअली क्या होता है? स्केड्यूलिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग विच प्रोसेस विल ऑन CPU फॉर एग्जीक्यूशन वाइल अनदर प्रोसेस इज़ ऑन होल्ड। सपोज़ आपके पास CPU में अभी आपके पास मान लो कुछ प्रोसेस हैं, P1, P2, P3 एंड P4। ये कुछ प्रोसेस हैं जो हमें पूरे करने हैं। तो हमने जो प्रोसेस है CPU में डाले। अब CPU डिसाइड करता है कि उसको कौन सा प्रोसेस रन करना है, कौन सा प्रोसेस उसको होल्ड पे रखना है। तो स्केड्यूलिंग जो होता है इसमें कई चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, जिससे हमें पता लगेगा कि भाई कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए, P1 स्टार्ट होना चाहिए, P2 स्टार्ट होना चाहिए। इन सब की कुछ कंडीशंस होती हैं स्पेसिफिक। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आप समझेंगे, प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग विच प्रोसेस विल ऑन CPU, मतलब इसमें से कौन सा जो प्रोसेस है उस CPU उसको एग्जीक्यूट करेगा वाइल अनदर प्रोसेस इज ऑन होल्ड। और जो दूसरा प्रोसेस है इसके अलावा जिसको जो होल्ड जो उसमें एग्जीक्यूट हो रहा होगा, क्योंकि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस होल्ड हो रहा होगा, तो उसको छोड़कर बाकी जो प्रोसेस है वो सारे होल्ड पे होंगे। तो उसको डिटरमाइन करना यानी उसको पता करना कि भाई कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है और कौन सा प्रोसेस होल्ड पे रखना है, इसको हम बोलते हैं स्केड्यूलिंग और CPU शेड्यूलिंग। अब जब भी हम प्रोसेस यहाँ पर करते हैं तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है कि सर्कमस्टांसेस फॉर CPU शेड्यूलिंग डिसीजन। CPU जो डिसीजन लेता है वो किस बेसिस पर लेता है? तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, रनिंग। अगर कोई मान लो आपके पास प्रोसेस है, मान लो सपोज P1 है, P1 अभी आपका रनिंग स्टेट पर है। अगर P1 आपका वेटिंग स्टेट पे चला जाए, वेटिंग स्टेट पे कब जाएगा? जब ये प्रोसेस रन कर रहा होगा। तो इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए कुछ इनपुट की ज़रूरत होगी या कुछ आउटपुट की ज़रूरत होगी। तो उस केस में ये प्रोसेस रुक जाएगा, ये प्रोसेस चला जाएगा वेटिंग स्टेट पर, इसकी जगह कोई दूसरा प्रोसेस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि प्रोसेस अभी आपका रनिंग स्टेट पर है और ये रेडी स्टेट में चला जाए। रेडी स्टेट में चला जाए मतलब अब मान लो सपोज आपके पास जो P1 प्रोसेस है वो चल रहा है अभी। अब आपने एक प्रोसेस और डाला विद हायर प्रायोरिटी। मान लो आपको जो P2 प्रोसेस है ये पहले करना है, इसकी जो प्रायोरिटी है वो आपके पास ज़्यादा है, ये प्रोसेस आपको पहले कंप्लीट करना है। तो उस केस में क्या होगा, जो P1 प्रोसेस है वो रेडी स्टेट में चला जाएगा और जो P2 प्रोसेस है वो इसकी जगह पर आ जाएगा और वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा। या फिर क्या होता है यहाँ पर कि प्रोसेस जो आपने वेटिंग स्टेट पे चला गया था, जैसे हमारे पास पहली कंडीशन थी रनिंग स्टेट से, ये वेटिंग स्टेट पे चला गया। अब वेटिंग स्टेट पे जाने के बाद इसको जो इनपुट या आउटपुट की रिक्वायरमेंट थी वो जब इसको मिल गई तो ये वापस क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस वापस आपका वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में आ जाएगा और जो ये प्रोसेस है वो रन करना स्टार्ट कर देगा। तो उस केस में भी जो CPU शेड्यूलिंग होती है उसको डिसाइड किया जाता है कि भाई प्रोसेस कौन सा आपको एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टर्मिनेट। टर्मिनेट मीन्स आपने जो प्रोसेस पहले डाला था, CPU ने प्रोसेस पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया तो वो ख़त्म, उसकी जगह दूसरा प्रोसेस वहाँ पर आ जाएगा। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके हिसाब से CPU डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस उसको रन करना है। अब जब ये प्रोसेस हम रन करते हैं तो इसकी जो शेड्यूलिंग होती है उसके कुछ एल्गोरिदम होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, क्या क्या उसमें होते हैं। तो इसमें देखो दो तरीके के आपके एल्गोरिदम आप पढ़ोगे। एक्चुअली आपके सिलेबस में तो अभी एक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दोनों कौन कौन से होते हैं। एक होता है प्री एम्प्टिव और एक होता है नॉन प्री एम्प्टिव। जो प्री एम्प्टिव होता है, प्री एम्प्टिव का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पर कोई प्रोसेस चल रहा है। अब कोई प्रोसेस चल रहा है तो आपने क्या करा, उसकी जगह पर आप उस प्रोसेस को बंद करके, जैसे यहाँ पर हमने एक केस लिया था कि आपका P1 प्रोसेस चल रहा है और P2 आपके पास हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस है, आप चाहते हो कि भाई वो पहले एग्जीक्यूट हो, तो आप पहले वाले प्रोसेस को बंद करके उसकी जगह दूसरा प्रोसेस वहाँ पर डाल सकते हो। तो वो जो केस होता है उसको हम बोलते हैं प्री एम्प्टिव।
अलग अलग कंडीशंस होती हैं, इसमें भी कई सारी चीज़ें होती हैं, वो सब ज़्यादा अभी आपको पढ़नी नहीं है। तो प्रीएम्प्टिव का मतलब, प्रीएम्प्टिव वर्ड का जो मतलब होता है बंद होना। तो यहाँ पर इसमें इस केस में आप किसी प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हो, किसी प्रोसेस को बंद कर सकते हो, और उसकी जगह जो रेडी क्यू में प्रोसेस थे, यानी जो तैयार हैं आगे चलने के लिए, उन प्रोसेस को आप यहाँ पर ला सकते हो और उनको रन करा सकते हो। लेकिन अब जैसे यहाँ पर आपने प्रीएम्प्टिव के आगे नॉन लगा दिया, नॉन लगाने का मतलब है कि भैया जो प्रोसेस आपने डाल दिया ना वो पहले पूरा होगा, वो पहले पूरा होगा, उसके बाद उसकी जगह दूसरा प्रोसेस आ सकता है, उससे पहले नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। यहाँ पर आप किसी प्रोसेस को स्टॉप करके दूसरा प्रोसेस डाल सकते हो, यहाँ पर आप किसी प्रोसेस को स्टॉप नहीं कर सकते हो, वो पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद उसकी जगह दूसरा प्रोसेस आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से समझते हैं, आपकी अपनी लैंग्वेज में, आपकी अपनी सर्कमस्टांसेस से समझते हैं। सपोज क्लास में टीचर है और क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मान लो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। टीचर राउंड पे है, कौन प्रैक्टिस कर रहा है, कौन प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। अब मान लो सपोज जो बच्चा है आपके पास, कोई एक बच्चा है, उस बच्चे ने कुछ क्वेश्चंस टीचर से पूछे, मान लो 5-5 क्वेश्चन सबको करने या समझने, कुछ भी आप समझ सकते हो। तो मान लो टीचर से उसने क्वेश्चंस पूछे। अब 2 कंडीशंस हो सकती हैं कि टीचर क्या करे, उसके जितने के जितने भी क्वेश्चन हैं, 5 के 5 क्वेश्चन हैं, टीचर उसको पहले सारे वो क्वेश्चन बताए, उसको बताने के बाद फिर वो किसी दूसरे स्टूडेंट के पास जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक प्रोसेस पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया, एक बच्चे को पहले निपटा दिया टीचर ने कि भैया ले तेरा काम खत्म। अब इसका मतलब क्या हुआ, वो कौन सा केस बना आपका, वो केस बन गया नॉन प्रीएम्प्टिव, क्योंकि वो बीच में नहीं रोका। उसके 5 क्वेश्चन थे, वो 5 के 5 क्वेश्चन टीचर ने समझा दिए, उसका काम खत्म कर दिया, उसका प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। उसके बाद टीचर जो है दूसरे बच्चे के पास गया। तो ये जो केस बना वो क्या बनेगा, नॉन प्रीएम्प्टिव। अगर मान लो दूसरी कंडीशन है कि क्या है कि अब टीचर किसी एक बच्चे के पास गया, एक क्वेश्चन उसको समझा दिया, दूसरा क्वेश्चन समझा दिया, फिर टीचर किसी दूसरे बच्चे के पास चला गया, तो उसमें अब दूसरे बच्चे को उसने समझा दिया, फिर तीसरे के पास चला गया। तो इसमें किसी का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, किसी का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 5 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए, किसी को 2 समझा दिए, किसी को 1 समझा दिया, किसी को 3 समझा दिए। तो यहाँ पर ये जो केस बनेगा आपका प्रीएम्प्टिव। या फिर हो सकता है कि मान लो एक बच्चे को टीचर समझा रहा है, इतने में एक बच्चा आ जाता है, थोड़ा सा बढ़िया इंटेलिजेंट सा बच्चा, जिससे टीचर को उम्मीद रहती है भैया ये तो बहुत बढ़िया नंबर लाएगा। वो कहता है सर मेरे को ये प्रॉब्लम है। तो सर क्या करेंगे, पहले उसको प्रायोरिटी दे सकते हैं, पहले उसको प्रायोरिटी दे सकते हैं, चलो पहले इसको समझा देता हूँ ताकि ये अपना काम कंप्लीट कर ले, बाकी काम मैं बाद में करता रहूँगा। तो वहाँ पर भी क्या, कौन सा केस बन रहा है, वहाँ पर भी बन रहा है आपका प्रीएम्प्टिव का केस। ठीक है, मार्कर उठा लेते हैं एक बार। तो इस तरीके से आपके पास जब आप शेड्यूलिंग करते हो तो यहाँ पर आपके पास 2 केसेस आते हैं, एक प्रीएम्प्टिव और एक नॉन प्रीएम्प्टिव। आपके जो सिलेबस में वो नॉन प्रीएम्प्टिव के ही 2 केसेस हैं, 2 एल्गोरिदम आप पढ़ोगे, एक FCFS और दूसरा पढ़ोगे SJF। FCFS मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ, एक ये एल्गोरिदम है। दूसरा है शॉर्टेस्ट जॉब फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये 2 उसमें पढ़ेंगे, सॉरी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, नॉट फंक्शन, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये दोनों प्रोसेस के बारे में बात करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी मैं सिर्फ आपको शेड्यूलिंग का बता रहा हूँ। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप शेड्यूलिंग करते हो तो उसके अंदर कुछ टर्म्स होती हैं जो आप उसमें यूज़ करोगे। क्या क्या टर्म्स उसके अंदर होती हैं, तो बच्चों शेड्यूलिंग प्रोसेस जब आप करेंगे तो उसके अंदर कुछ क्राइटेरिया होंगे, कुछ टर्म्स होंगी जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सा एल्गोरिदम लगता है, और उसमें भी फिर आपको कौन सा प्रोसेस पहले लेना है, कौन सा प्रोसेस बाद में लेना है। एक सबसे पहली चीज़ आती है अराइवल टाइम, इसको हम 80 से डिनोट करेंगे। अराइवल टाइम का मतलब हो गया कि जो प्रोसेस है वो सिस्टम में कब आया। ठीक है, यहाँ पर कोई टाइम ऐसा वो नहीं होता कि भाई स्पेसिफिक आपको टाइम मिनट्स में लेना है, सेकंड्स में लेना है, वो जैसा भी डिपेंड करता है, प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम वो ले रहा है। अराइवल टाइम के बाद आता है बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम का मतलब होता है कि भाई कितना टाइम वो लेगा उसको कंप्लीट करने में, जो पूरा प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने में वो कितना टाइम लेगा। उसके बाद आता है कंप्लीशन टाइम, CT, कंप्लीशन टाइम, कि जो प्रोसेस है, प्रोसेस किसी भी समय आया, ठीक है, अब उसके हिसाब से देखेंगे कि भाई वो कब सिस्टम में रन कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि उसके आते हुए सिस्टम पे वो रन करने लगेगा, कोई VIP नहीं है, ज़रूरी नहीं है।
ठीक है। तो हो सकता है कि वो उसको थोड़ा सा टाइम लगे, टाइम लगने के बाद भी प्रोसेस में आए, तो प्रोसेस करने के बाद उसको कितना टाइम लग रहा है कि वो कंप्लीट होने में। अब चौथी चीज़ आ गई इसी से रिलेटेड भाई, उसका जो वेटिंग टाइम है या टर्न अराउंड टाइम। पहले टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। टर्न अराउंड टाइम का मतलब है कि भाई उसको टोटल जो है वो कितना टाइम लगा। टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो कंप्लीशन टाइम है, टर्न अराउंड टाइम, ये निकालने का तरीका क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम का जो कंप्लीशन टाइम है उसमें से जो अराइवल टाइम है वो आप माइनस कर दो। अगर मान लो कि वो 2 मिनट के बाद आया, हम सपोज मिनट मान लेते हैं कि वो 2 मिनट के बाद सिस्टम में आया, लेकिन वो कंप्लीट हुआ 10 मिनट के बाद, तो वो जो टर्न अराउंड टाइम है वो कितना हो जाएगा, 10 माइनस में 2 यानी 8 मिनट लगे उसे। उसका जो टर्न अराउंड टाइम है वो 8 मिनट का हो गया। उसके बाद फिर एक होता है वेटिंग टाइम, कि जब वो सिस्टम में आया, सिस्टम में आने के बाद उसको कितना वेट करना पड़ा है, कितना वेट करना पड़ा, तो उसके लिए वेटिंग टाइम हो गया। और एक होगा रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम को हम RT से डिनोट करेंगे, ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम। तो यहाँ पर जो ये वेटिंग टाइम है, इस वेटिंग टाइम को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो टर्न अराउंड टाइम है, टर्न अराउंड टाइम यानी जो पूरा टाइम उसको लगा कंप्लीट होने में, उसमें से जो उसका बर्स्ट टाइम था, जितने टाइम में वो एक्चुअली में कंप्लीट होना चाहिए था, उसको आप माइनस कर दोगे, तो इससे निकल जाएगा आपका वेटिंग टाइम। अब जो प्रोसेस हम करेंगे FCFS या SJF, उसके अंदर क्या होता है, जो वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम है ये दोनों सेम होते हैं। वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम दोनों सेम होते हैं, ठीक है, किस किस में, FCS में और जो भी हमारे अभी सिलेबस में SJF में। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें रिस्पॉन्स टाइम को निकालने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू कैलकुलेट रिस्पॉन्स टाइम। तो हमें क्या करना होगा, अराइवल टाइम हमें क्वेश्चन में दिया होगा, बर्स्ट टाइम भी क्वेश्चन में दिया होगा, फिर इन दोनों की हेल्प से ये सारी चीज़ें हमें निकालेंगे। इसके अलावा हम इसमें एक गैंट चार्ट और यूज़ करेंगे, उस चार्ट की हेल्प से हम ये पूरा सिस्टम जो है देखेंगे कि भाई उसका पूरा ये टेबल जो है उसी चार्ट की हेल्प से आप इसमें बनाओगे। तो ये सारा जो काम है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज की इस वीडियो में आपने शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ लिया, वो क्या होता है ये चीज़ अच्छी तरह से समझ ली। अगर ये सब कुछ आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे आने वाले वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल की जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।